हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फरवरी 2024 महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर पर प्रत्येक महीने प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जाता है, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में फरवरी महीने की वर्ष 2024 की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगर फरवरी महीने की प्रतियोगिता दर्पण को देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं वहां के बारे में आपको कुछ चीजों पर काफी अधिक ध्यान देना होगा। जैसे जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए वहां विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन कौन हैं, इसे आपको याद रखना होगा। जो 5 राज्यों में अभी हाल ही में जहां पर चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान। राजस्थान में अगर देखा जाए कि सीटों की कुल संख्या कितनी है तो राजस्थान में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 200। यहां पर बीजेपी ने 115 सीटों के साथ सरकार का निर्माण किया। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा ने शपथ ग्रहण किया और राज्यपाल वहां के हैं कलराज मिश्र। ठीक है, तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सीटों की कुल संख्या 230। वहां पर सबसे बड़ी दल के रूप में बीजेपी 163 सीटों के साथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव और वहां के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 90। वहां पर भी बीजेपी ने 54 सीटों के साथ वहां पर सरकार का निर्माण किया। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया। आप लोग याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी बने हैं विष्णुदेव साय। आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही ने किसने शपथ लिया तो विष्णुदेव साय। वहां के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना साउथ का एक राज्य है जहां पर विधानसभा सीटों की कुल संख्या 119 है, जहां पर कांग्रेस 64 सीटों के साथ सरकार का गठन किया। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बनाए गए और वहां के गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदर राजन। ठीक है, अगला है मिजोरम। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण राज्य है और मिजोरम में अगर देखा जाए तो मिजोरम में विधानसभा सीटों की कुल संख्या जो है वह 40 है। वहां पर जोरम पीपुल्स पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी और वहां के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा को नए मुख्यमंत्री बनाया गया और वहां के गवर्नर हैं हरि बाबू। देखिए, जो लाल दुहोमा है वह पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और इन्होंने हाल ही में नई पार्टी का गठन किया था। नई पार्टी का इनका नाम था जोरम पीपुल्स मूवमेंट और इन्होंने जीत दर्ज की और उसके साथ ही वे वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। तो जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए वहां के सीएम का क्या नाम है, गवर्नर का क्या नाम है, सीटों की कुल संख्या, टोटल सीट कितनी है विधानसभा में और सबसे बड़ी दल के रूप में किसने जीत दर्ज की है, ये 3-4 चीजों पर आपको अच्छे तरीके से यहां पर फोकस करना होगा जो कि हमने डिस्कस किया। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है तो तेलंगाना में। देखिए, समक्का और सरक्का जो है आदिवासी की देवी माने जाते हैं और माँ बेटी के बीच का जो रिलेशन होता है समक्का और सरक्का के बीच उसी प्रकार के देवी में रखा गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कहां पर की है, तेलंगाना में। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है जो कि और अधिक महत्वपूर्ण है वह है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची। आपने सुना होगा कि हाल ही में गुजरात के गरबा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची, गुजरात के गरबा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है और इसी के साथ गुजरात का गरबा भारत की 15वीं सांस्कृतिक विरासत बनी है। अब सवाल उठता है कि आखिर अन्य 14 कौन कौन से यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल हैं। तो आइए इन जो 15 जो लिस्ट है अमूर्त विरासत सूची में जो शामिल हैं उस लिस्ट को हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर संक्षिप्त जानकारी बता दूं कि यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची 2008 ईस्वी से प्रारंभ की है और पहले यहां पर एक सीरियल वे में बताया गया। ठीक है, तो वेदों की चैंटिंग को घोषित किया गया है 2008 में, रामलीला को 2008 में, कुटियात्तम ये केरल का है 2008 में, रमन पूजा उत्तराखंड का है 2009 में, मुदियेत्तु केरल का है 2010 में। ये यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके बाद कालबेलिया राजस्थान का है, इसे भी 2010 में शामिल किया गया। छौ नृत्य
पूर्वी भारत का है, इसे भी 2010 में शामिल किया गया। बौद्ध जाप लद्दाख का 2012 में शामिल किया गया। संकीर्तन मणिपुर का 2013 में शामिल किया गया। पंजाब की बर्तन बनाने की कला, इसे भी 2014 में शामिल किया गया है। योगा 2016 में इसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। नवरोज को 2016 में शामिल किया गया। कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया है। कोलकाता का दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया। और हाल ही में भारत की 15वीं सांस्कृतिक विरासत के रूप में गुजरात की गरबा को 2023 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहां पर हमने यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल सभी 15 जो विरासत हैं उसकी लिस्ट हमने यहां पर डिस्कस कर दिया है। ये सारे मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में अपने ट्रेंड में काफी हद तक बदलाव लाया है, और इस बदलाव के साथ भी आपको स्टडी में भी बदलाव करनी होगी। स्टडी का जो रणनीति है उसमें ही बदलाव करना होगा, और इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से डीपली में जाकर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अगला है, देश में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत आईएनएस संघायक को नौसेना में शामिल किया गया। यहां से सवाल बन सकता है कि हाल ही में देश में स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है जिसे नौसेना में शामिल किया गया है, तो आप क्या नाम बताएंगे? आईएनएस संघायक। अगला है मेरा गांव मेरी धरोहर योजना। देखिए, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना जो है इसे केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2023 में इसे जारी किया गया था, इसका क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, लेकिन यह न्यूज में रहा है मेरा गांव मेरी धरोहर योजना। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेरा गांव मेरी धरोहर योजना जो है वह केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत इसका क्रियान्वयन जुलाई 2023 में किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वह भारत के 6.5 लाख जो गांव हैं उसका सांस्कृतिक मानचित्रण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके तहत जो मैपिंग का कार्य किया जाता है वह इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के सहयोग से, जिसे शॉर्ट नाम में IGNCA के रूप में भी जाना जाता है। तो मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के बारे में इतनी जानकारी आपको रखनी है। किस मंत्रालय के तहत इसे लागू किया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय के तहत कब शुरुआत की गई? जुलाई 2023 में। इसका उद्देश्य भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला और एक महत्वपूर्ण न्यूज है, वह है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए प्रावधान संसद के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए प्रावधान को निर्धारित किया गया था, और उसमें बदलाव के साथ संसद ने हाल ही में एक नए प्रावधान को लागू किया, जिसके तहत जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें एक खुद प्रधानमंत्री शामिल होंगे, दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़ी जो दल होगी लोकसभा में विपक्ष में उसका यहां पर प्रतिनिधित्व रहेगा, और तीसरा एक कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ये 3 सदस्य होंगे। इस बिल को राज्यसभा के द्वारा 12 दिसंबर 2023 को पारित किया गया, लोकसभा के द्वारा 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया, और राष्ट्रपति के द्वारा 28 दिसंबर 2023 पे इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। तो यह जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेंगे। हालांकि संसद के द्वारा पारित किए गए इस नए कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में जो निर्णय दिया उसे इस कानून के माध्यम से पलटने का कार्य किया गया। ठीक है, तो आप लोग इस पर अपडेट रहेंगे और न्यूज को आप लोग फॉलो करते रहेंगे। अगला है, फोर्ब्स ने शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है वर्ष 2023 की। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस सूची के अंतर्गत 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें पहला स्थान पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है, दूसरा स्थान पर यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड है, और तीसरा स्थान पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस काबिज है। ठीक है, यह हमने टॉप 3 डिस्कस कर लिया शक्तिशाली महिला वर्ष 2023 की फोर्ब्स की सूची के अंतर्गत। अब इसी सूची में जो विश्व की 100 शक्तिशाली महिला है उसमें भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें 32वां रैंक पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, 60वें रैंक पर रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL के अगर संस्थापक देखेंगे शिव नादर उसकी पुत्री हैं। उसके बाद सोमा मंडल 70वें स्थान पर और 76वें स्थान पर किरण मजूमदार साव को शामिल किया गया है। तो भारत की 4 महिलाएं विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में फोर्ब्स में शामिल हैं, और इन चारों का रैंक के साथ आपको नाम याद होनी चाहिए। यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला,
COP 28 से संबंधित। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर अब आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बीपीएससी की तैयारी से संबंधित मटेरियल की प्राप्ति के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को ज्वाइन कर ले। वहां पर बीपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी से संबंधित बहुत सारे कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को आज ही ज्वाइन कर ले ISPC सेंटर को। अगला आइए COP 28 समिट। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में COP 28 का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2000, जो अभी हाल ही में जो आयोजित की गई है 2023 में, उसके तहत COP 28 का आयोजन दुबई में किया गया, UAE में। ठीक है, तो प्रश्न उठ सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, तो COP 28 जिसका आयोजन दुबई में किया गया उसकी अध्यक्षता सुल्तान अल जाबेर के द्वारा किया गया, जो कि UAE के उद्योग व उच्च प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगर COP 28 का आयोजन देखा जाए तो 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 के बीच में किया गया है। इसे 12 दिसंबर तक ही करना था, लेकिन एक दिन डिले हो चुका, तो 30 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसके तहत जो घोषणा पत्र जारी किए गए उसे UAE कॉन्सेंसस के नाम से जाना जाता है। इसके तहत एक जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसे मैं यहां पर VBI लिख रहा हूं, बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा में जो पूछा जा सकता है वह यह है कि COP 28 सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने किस वर्ष भारत में COP की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने 2028 में संपन्न होने वाले COP 33 की मेजबानी की पेशकश की है। भारत के द्वारा वहां पर पेशकश किया गया कि COP 33 का आयोजन भारत में किया जाए, यह प्रस्ताव भारतीय प्रधानमंत्री ने रखा है, तो यह काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसके अंतर्गत सभी देश जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर सहमत हुए और इसके लिए 8 सूत्रीय एजेंडा को लागू किए जाने पर सहमति बनी। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 2030 ईस्वी तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने पर सहमति बनी। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि COP 29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। COP 28 का आयोजन हमने देखा, COP 28 UAE दुबई में किया गया, लेकिन COP 29 का जो आयोजन है, COP 29 का आयोजन जो अगले वर्ष 2024 में आयोजित किया जाएगा, नवंबर 2024 में, इसका आयोजन अजरबैजान बाकू में किया जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे COP 28 कहां पर हुआ, UAE दुबई में। COP 29 कहां होगा 2024 का, अजरबैजान बाकू में। और भारत ने 2028 में आयोजित हो जाने वाले COP 33 की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। तो ये 3-4 जो है काफी महत्वपूर्ण है और इसे भी याद रखिएगा कि किस वर्ष तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने पर सहमति बनी, 2030 ईस्वी में, 2030 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है GPAI समिट। इसका पूरा नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI समिट। ठीक है, इसकी हाल ही में इसका आयोजन भारत में किया गया है, नई दिल्ली के अंतर्गत भारत मंडपम जो बना है उसके अंतर्गत वहां पर इसका सम्मेलन किया गया, GPAI समिट। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आप क्या बताएंगे, भारत, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, भारत मंडपम में। ठीक है, अगर GPAI की शुरुआत देखा जाए तो 15 जून 2020 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत के समय इसमें 15 संस्थापक सदस्य थे, जिसमें एक देश भारत भी शामिल था। ठीक है, वर्तमान समय में देखा जाए तो इसमें कुल 28 सदस्य देश हैं, प्लस में EU संगठन के रूप में भी शामिल है, यानी कि टोटल सदस्य कितने हैं, 29, जिसमें 28 देश हैं और एक EU शामिल है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को आप लोग पढ़ें, कोई भी सम्मेलन हो तो उसकी स्थापना कब हुई, संस्थापक सदस्य कौन है, वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं, भारत सदस्य है या नहीं, इन सभी चीजों को आप लोग काफी बृहद तरीके से कंप्लीट करना होगा। ठीक है, बदलते ट्रेंड के अनुसार आपको भी पैटर्न में बदलाव करनी होगी और इसी तरीके से सभी टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो GPAI समिट कंप्लीट हो गया। आइए अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कीनिया के राष्ट्रपति का भारत दौरा हुआ। ठीक है, कीनिया के राष्ट्रपति का भारत दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और कीनिया के बीच राजनयिक संबंध के 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसीलिए कीनिया के राष्ट्रपति का यह दौरा महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग याद रखेंगे। अब सवाल है कि आखिर कीनिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो देखा जाए तो कीनिया के राष्ट्रपति का नाम है विलियम रूटो। 4 से 6 दिसंबर 2023 के बीच में इनका भारत दौरा हुआ है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि कीनिया ने इस दौरे के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड आईएसएस सोलर अलायंस में जुड़ने की घोषणा की और भारत ने इसका समर्थन व्यक्त किया है। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न उठ सकता है कि हाल ही में किस देश ने आईएसए में जुड़ने की घोषणा की, तो किनिया ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जुड़ने की घोषणा की है तो किनिया ने, और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की तो किनिया। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अगला आइए, यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूएनएससी में जो अस्थायी सदस्य होते हैं वे प्रत्येक 2 वर्ष पर बदलाव उसमें होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, फिर उसके बाद वे हट जाते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2024 1 जनवरी 2024 ईस्वी से कुछ नए सदस्य बने हैं, जिनमें अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिणी कोरिया, गुआना व स्लोवेनिया शामिल हैं। ठीक है, तो ये सारे जो 5 कंट्री हैं वे यूएनएससी के नए सदस्य बने हैं। नए अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2024 से बने हैं 2024-25 के लिए, और ये 25 में 31 दिसंबर को इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य चुने जाने वाला कोई देश है तो वह है जापान। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण है कि भारत अभी तक 8 बार यूएनएससी में अस्थायी सदस्य चुना गया है और अगली बार 9वीं बार के लिए 2028-29 में अपनी दावेदारी पेश करेगा। ठीक है, तो 9वीं बार सदस्य बन सकता है भारत 2028-29 में, उस समय भारत अपनी दावेदारी को पेश करेगा। तो काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगला है ओमान के सुल्तान की भारत यात्रा। देखिए, ओमान की अगर भारत यात्रा होती है ओमान के सुल्तान की तो काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो पश्चिम एशिया में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, भारत के रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है ओमान। तो ओमान के सुल्तान का नाम क्या है जिनकी भारत द्वारा संपन्न हुई? तो सुल्तान हैथम बिन तारिक इनका नया नाम है। ठीक है, अगर आप प्रत्युत्तर दर्पण को देखेंगे तो प्रत्युत्तर दर्पण के फ्रंट पृष्ठ पर 2 महत्वपूर्ण फोटो दिया गया है, जिनमें एक ओमान के सुल्तान की भारत दौरे का, ओमान के सुल्तान और भारत के राष्ट्रपति का फोटो है, और दूसरा किनिया जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, किनिया के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री का फोटो है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इन दोनों का दौरा, और भारत के लिहाज से किनिया और ओमान किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ओमान के सुल्तान का नाम है सुल्तान हैथम बिन तारिक। 15 से 17 दिसंबर के बीच इनकी भारत दौरा संपन्न हुई। ठीक है, 25 वर्षों के पश्चात ओमान के सुल्तान की भारत दौरा यहां पर संपन्न हुई है। अगर भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंध को देखा जाए तो 1955 ईस्वी में भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंध प्रारंभ हुए थे। ठीक है, पश्चिम एशिया में ओमान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाएं युद्धाभ्यास करती है, जिसका नाम है अल जनाह युद्धाभ्यास, ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास और नसीम अल बहर युद्धाभ्यास। ठीक है, तो काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है पहली अमृत भारत एक्सप्रेस। तो पहली अमृत भारत एक्सप्रेस 30 दिसंबर को अयोध्या से दरभंगा के बीच प्रारंभ किया गया है। अमृत भारत एक्सप्रेस 22 कोच वाली है। ठीक है, पुशअप तकनीक पर यह काम करती है और ये इसका पहला जो है अयोध्या से दरभंगा के बीच प्रारंभ किया गया। अगला है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023। इसके तहत विश्व की महंगी शहरों की सूची की लिस्ट जारी की गई है EIU के द्वारा। ठीक है, इसमें अगर पहला स्थान पर देखा जाए तो सबसे महंगा जो शहर है वह सिंगापुर है और उसके बाद ज्यूरिख आता है। ठीक है, और सबसे सस्ता शहर अगर देखा जाए तो सीरिया का दमिश्क सबसे सस्ता शहर है। यह कुल 173 शहरों की सूची जारी की गई है। 173 शहर में सबसे महंगा शहर है सिंगापुर और सबसे सस्ता शहर है सीरिया का दमिश्क। तो काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का 27वां समिट कहां पर आयोजित किया गया? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, इसका 27वां समिट न्यू दिल्ली के यशोभूमि में इसका आयोजन किया गया और इसका जो मेन थीम है वह है निवेशकों को सशक्त बनाना। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी जो स्थापना की गई है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी की, वह 1995 में जिनेवा में इसकी स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना कब और कहां हुई इसे याद रख लीजिए, इसका आयोजन कहां किया गया और इसका थीम क्या है इसे याद रख लीजिए, बीपीएससी के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है बिहार में गंगा नदी पर दीघा व सोनपुर को जोड़ने वाले 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल निर्माण की मंजूरी केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया गया। ठीक है, तो काफी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार रिलेटेड या कंटेंट है, बिहार रिलेटेड करंट अफेयर है और जिसके तहत गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसका लंबाई 4.56 किलोमीटर होगा और यह दीघा और सोनपुर को जोड़ने का कार्य करेगा। इसकी जो कुल
लागत होगी वह 3064.45 करोड़ इसकी कुल लागत होगी और इसकी मंजूरी 27 दिसंबर 2023 को इसकी मंजूरी दी गई है। और ये जो मंजूरी दी गई है वह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा दी गई है। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक की अगर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट को देखा जाए तो इसके तहत संप्रेषित धन की प्राप्ति भारत में सबसे अधिक हुई है। पहले नंबर पर संप्रेषित धन का मतलब हो गया विदेशों से जो सबसे अधिक धन आए हैं वह सबसे ज्यादा भारत में धन आए हैं। दूसरे नंबर पर मैक्सिको है और तीसरे नंबर पर चाइना है। 2023 में 125 अरब डॉलर संप्रेषित धन भारत ने प्राप्त किए हैं, वह पिछले वर्ष की तुलना में 12.4% अधिक है। यानी कि 2022 में जितने धन की प्राप्ति हुई उसे 12.4% ज्यादा धन की प्राप्ति 2023 में हुई है 125 अरब डॉलर की। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से डेटा को ध्यान में रखेंगे। अगला है 2023 के अंत में आरबीआई के पास कुल आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 620 अरब डॉलर की है। एक बार बीपीएससी के द्वारा पीटी में यह डेटा पूछ लिया गया है कि दिसंबर के अंत में आरबीआई के पास कुल कितना आरक्षित विदेशी मुद्रा है, तो उसे आप लोग याद रखेंगे 620 अरब डॉलर दिसंबर 2023 के अंत में आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा के रूप में आरक्षित है। ठीक है, तो यह डेटा को भी आप लोग याद रखेंगे। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की ओर। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां इस महीने की प्रतियोगिता दर्पण में काफी हाईलाइटेड है, उसके अंतर्गत सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष अनीश शाह को बनाया गया। आईटीबीपी के नए महानिदेशक राहुल रसगोत्रा को बनाया गया और सीआईएसएफ के नए महानिदेशक नीना सिंह को बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अब पहली महिला महानिदेशक बनी सीआईएसएफ की कौन? नीना सिंह। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, फिक्की के नए अध्यक्ष अनीश शाह, आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा और सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह जो कि पहली महिला महानिदेशक है। ठीक है, तो इन चारों को आप लोग याद कर लेंगे। अगला आइए, अमेरिकी पत्रिका टाइम के द्वारा कुछ लिस्ट जारी किए गए जिसके अंतर्गत अमेरिकी पत्रिका टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट को, यह पॉप सिंगर है। ठीक है, पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट को बनाया गया है। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर सैम एल्टमैन को और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया। तो इन तीनों का आप लोग याद रखेंगे। टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट, पॉप सिंगर, टाइम सीईओ ऑफ द ईयर सैम एल्टमैन, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2023 का, उसमें दो महत्वपूर्ण आप लोग याद रखेंगे। एक हिंदी का किसे दिया गया और दूसरा मैथिली का किसे दिया गया। अगर हिंदी का, अंग्रेजी का भी आप लोग याद कर लेंगे। अगर हिंदी का देखा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया 2023 का, तो हिंदी का संजीव को दिया गया है मुझे पहचानों के लिए और मैथिली में बासुकीनाथ झा को प्रदान किया गया है बोधा संकेतन के लिए। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। हिंदी का संजीव को मुझे पहचानों के लिए और मैथिली का बासुकीनाथ झा को बोधा संकेतन के लिए। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। अगला है व्यास सम्मान 2023। देखिए व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है उनकी संस्मरण यादें और यादें के लिए। काफी अधिक महत्वपूर्ण है। 2023 में व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? पुष्पा भारती संस्मरण यादें और यादों के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न सद्भावना पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को और चिराग शेट्टी को संयुक्त रूप से इसे प्रदान किया गया। इन दोनों को काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला अवार्ड है शांति निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। तो यह भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। शांति निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को सम्मानित किया गया है। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। अगला है एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया, जिसका थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। ठीक है, समुदाय को नेतृत्व करने दें। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया, उसका थीम है। थीम को आप लोग याद रखेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण बुक्स को हम लोग कवर करते हैं। देखिए प्रणव माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स नामक बुक प्रणब मुखर्जी की पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। तो यह काफी महत्वपूर्ण है, उनका संस्मरण है। ठीक है। अगला
ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन व रोहित लांबा के द्वारा लिखा गया है। रोमन स्टोरीज झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया है। वी आल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर 6 बुक हमने डिस्कस किया और ये सभी बुक महत्वपूर्ण है। प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स प्रणब मुखर्जी की संस्मरण है। शर्मिष्ठा मुखर्जी उनकी सुपुत्री के द्वारा लिखा गया। ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन व रोहित लांबा के द्वारा लिखा गया। रोमन स्टोरीज झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया। वी आल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया और बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया। तो इन सभी 6 हमने डिस्कस किया उसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है तूफान मिचोंग। देखिए तूफान मिचोंग जो है वह दिसंबर महीने में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट पर आया है। तूफान मिचोंग, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तूफान मिचोंग कहां पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर। अगला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो शब्द रीज को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर रीज को घोषित किया गया है। अगला है प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के किसे युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। बहुत महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में किसी युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी? तो आप क्या बताएंगे? प्रेरणा देवस्थली। बेसिकली युद्धपोत का नाम है आईएनएस त्रिकांत और आईएनएस त्रिकांत पर इसने आईएनएस त्रिकांत की पहली कमांडिंग ऑफिसर बनी है और यह ऐसा करने वाली प्रेरणा देवस्थली पहली महिला है। अगला, भारत की कौन सी महिला शतरंज खिलाड़ी 1 दिसंबर 2023 को भारत की तीसरी महिला एवं 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है? तो इसका नाम है वैशाली रमेश बाबू। प्रज्ञानंद की बहन है ये और ये दोनों जोड़ी पहली बहन भाई की जोड़ी है ये, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, वैशाली रमेश बाबू। अगला, 1971 में पाक के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस कहां पर मनाया गया? सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में। यह काफी महत्वपूर्ण है। इस ऑपरेशन का नाम आप लोग याद रखेंगे, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है। अगला, भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिसंबर 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन दिसंबर में नई दिल्ली में। तो यह भी महत्वपूर्ण है। अगला, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया समुद्री डाकुओं के द्वारा हाईजैक किए गए किस जहाज को बचाने के लिए दिसंबर 2023 में अपना अभियान चलाया है? MV रुएन। यह काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे जहाज का क्या नाम है? MV रुएन। फिर से एक बार समझ लीजिए, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया समुद्री डाकू के द्वारा हाईजैक किए गए किस जहाज को बचाने के लिए दिसंबर 2023 में अभियान चलाए? MV रुएन। यानी कि सोमालिया जो समुद्री डाकू हैं उनके द्वारा भारत की MV रुएन जो जहाज है उसको हाईजैक कर लिया था और इसके लिए नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला है, EU व जापान के संयुक्त तत्वावधान में विश्व के सबसे बड़े किस फ्यूजन रिएक्टर को जापान में 1 दिसंबर 2023 को प्रारंभ किया गया? तो JT60SA, ठीक है। इसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से फरवरी महीने की 2024 की फरवरी महीने की प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, बीपीएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम ISPC सेंटर के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर पर प्रति महीने प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को समरी को डिस्कस किया जाता है। तो आप लोग इसे अवश्य देखें। बीपीएससी की आगामी परीक्षाओं के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है यह सीरीज। और इसके देखने के पश्चात आप लोग नोट्स बना लें या फिर जो PDF टेलीग्राम ग्रुप पर भेजा जाएगा एग्जामिनेशन के समय, तो उसका आप लोग प्रिंट आउट करके भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। एक नए वीडियो के साथ मैं शीघ्र यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।